जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं घटना चक्र की प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड एक महामैराथन वीडियो। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बीपीएससी में अब तक जितने भी सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको मैंने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड बीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों 69th बीपीएससी तथा बीपीएससी ट्री में जो क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड पूछे गए हैं उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। फिर हम लोग दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर को क्वेश्चन को डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो 69th बीपीएससी में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें बैल के बारे में भी जानकारी था, घोड़ा के भी बारे में जानकारी था और हाथी के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है उसे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सिंधु लोग क्या थे दोस्तों, परिचित थे। स्रोत कहां से है तो यह है केसी श्रीवास्तव का स्रोत। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, बी माना है, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था 69th बीपीएससी में वो था वैदिक सभ्यता से। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो प्राचीन मगध साम्राज्य की अगर राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका राजधानी क्या था, तो यह था राजगीर, जिसे हम लोग राजगीर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। याद रखना कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो आधुनिक पटना आता था, गया आता था, शाहाबाद का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार का कार्यकाल आपको याद रखना है कब से कब तक था, तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल रहा है। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था, अजात शत्रु, इसका कार्यकाल अगर हम देखें तो कब से कब तक था, तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी क्या थी। याद रखना है बिंबिसार और अजात शत्रु के समय इसकी राजधानी थी राजगीर या राजगृह था। किंतु उदयन इसका कार्यकाल याद रखना कि 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व उदयन का कार्यकाल था। राजधानी राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित किया। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। शिशुनाग वंश के शिशुनाग इसका कार्यकाल है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। यानी पहले राजधानी था राजगीर, उदयन ने इसे बनाया कहां पर, पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग वंश का जो शासक था शिशुनाग, उसने पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित करके कहां पर बनाया, वैशाली को बनाया। किंतु कालांतर में क्या हुआ था यह भी पॉइंट याद रखना है। कालाशोक कब से कब तक इसका कार्यकाल है, तो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। इसने पुनः क्या किया था, पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को, यानी वैशाली को हटाकर पुनः इसने राजधानी को परिवर्तित करके क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी क्या रही, बनी रही पाटलिपुत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो
हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये गलत है कि ये हर्ष के शासनकाल में फाहियान नहीं आया था, बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत आया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो यह जो है दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, वेनसांग जो था ये उल्टा क्रम उलट दिया गया। वेनसांग जो आया था वह किसके समय आया था, तो ये हर्ष के समय आया था, और फाहियान जो आया था वो किसके आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यह आया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है दोस्तों गलत है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल, याद रखना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, अतः कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है वो कौन सा है, तो बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। मोस्ट VBI सवाल है, VBI ये सब सवाल है दोस्तों। BPSC ट्री की अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो 3.0 की, तो ये सब जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो यह जो है अजंता की गुफाओं में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफाओं में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ होता है कमल धारण करने वाला होता है। याद रखना है कि पद्म पानी का अर्थ क्या होता है, तो कमल धारण करने वाला। बादामी गुफाएं की अगर हम बात करें तो इसका क्या अर्थ है, तो बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक क्या है दोस्तों, परिसर है। एलोरा की अगर हम बात करें, एलोरा गुफा की, तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की क्या है दोस्तों, इसमें कलाकृतियां हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों गुफाओं से रिलेटेड, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सभी को मालूम होगा कि स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किस धर्म से था, तो यह था बौद्ध धर्म से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं, जैसे मठ, यानी इसे कहा जाता था विहार, अवशेष को कहा जाता था स्तूप, एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, मंदिर या प्रार्थना कक्ष को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल था, देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको। चैत्य क्या था, बौद्ध पूजा स्थल था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का क्या था दोस्तों, निवास स्थल होता था। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक क्या है दोस्तों, उदाहरण है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सवाल है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौटिल्य जो थे किस स्थान पर, तो तक्षशिला में वो क्या थे, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्या थे, प्राध्यापक थे, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये BPSC स्कूल टीचर में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या था दोस्तों, एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है गुप्त काल एवं गुप्तरोत्तर काल से रिलेटेड सवाल है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। इंपॉर्टेंट सवाल है और VBI भी सवाल है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त के पास भेजा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल की राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। तो नीतिसार लिखा गया है कामंदक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो यह भी पॉइंट याद रखना है कि ये जो नीति सार है वह किस पर आधारित है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि नीति सार जो पुस्तक लिखा गया वो किस काल का है, तो गुप्त काल का है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चड़क ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है और विशाखदत्त है। तो चड़क क्या थे, तो चड़क जो थे ये थे चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त क्या थे, तो ब्रह्मगुप्त थे ये गणितज्ञ थे। वराहमिहिर क्या थे, तो वराहमिहिर जो थे ये ज्योतिष थे। और विशाखदत्त कौन थे, तो यह एक मुद्रा राक्षस आपने पढ़ा होगा, तो यह क्या है, नाटककार थे विशाखदत्त। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और ये जो था 69th बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक में जो सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर आकर क्या कर लिया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या कि भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का जो प्राचीनतम स्थल है वह मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है दोस्तों 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव है। याद रखना है दोस्तों, नवीनतम जो है जहां प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिला है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिला है और वहां पर एक जगह है दोस्तों लहुड़ा देव, वहां से हमको प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहां से याद रखना है कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन था, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है दोस्तों वह कोल्डिवा है। कहाँ पर यह स्थित है, तो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है दोस्तों 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को जो है दोस्तों कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो याद रखना है दोस्तों हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन है उस पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चाली चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चाली चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो याद रखना है दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन काल के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड जो है दोस्तों आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों पक्की ईंटों से बनी इमारत, पूजा स्थल भी मिला है, कला और वास्तुकला का सुंदर नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी इसमें से एक से अधिक इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी दोस्तों वह नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है दोस्तों लोथल को। और यह किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो याद रखना है यह भोगवा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई जो है दोस्तों SR राव ने की थी। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो वह है लोथल। तो हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जो है दोस्तों पुरातत्व अरुण सोनकिया द्वारा कब किया गया था? तो वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध की जो प्राचीनतम पहली मूर्ति बनाई गई थी वह गंधार शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वह मौर्य शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। कुछ मथुरा शैली को मानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई होगा। तो कुषाण काल में ही गंधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जैसे बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम महिला कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है किस शैली में बनी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का जो वर्णन है दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है दोस्तों अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है दोस्तों चेदी राजा जो थे खारवेल की कथात्मक स्तुति है। यह गुफा जो है दोस्तों भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो कलिंग का वर्णन जो है दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का बना हल प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का बना हल जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वह हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के जो साक्ष्य हमें मिला है दोस्तों वह राजस्थान में स्थित कालीबंगन नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वह है दोस्तों V.A. स्मिथ, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधोस रूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों कुछ अन्य विद्वान हैं। कौन कौन से? तो के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, A.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि यह क्या थे दोस्तों? तो इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, बोगाजकोई का महत्व इसलिए क्योंकि, तो बोगाजकोई का महत्व किस लिए दोस्तों? तो यहाँ जो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका महत्व है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो बोगाजकोई जिसे हम लोग एशिया माइनर के भी नाम से जानते हैं, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए जैसे इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो उतनूर है, चिरांद है, गुफकराल है और पय्यमपल्ली है। तो पय्यमपल्ली कहाँ पर सबसे पहले तो आता है दोस्तों? चिरांद कहाँ पे हो जाएगा? तो चिरांद हो जाएगा दोस्तों बिहार में, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और ऑप्शन है सी। अब देख लेते हैं दोस्तों उतनूर कहाँ पे है। तो दोस्तों उतनूर जो है यह कहाँ पर है? तो ये उतनूर है तेलंगाना में। गुफकराल कहाँ पे है? तो गुफकराल है दोस्तों कश्मीर में। और पय्यमपल्ली कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 2, 1, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ महाजनपद की राजधानियां पूछ रहा है। तो अंग का क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। गंधार का क्या हो जाएगा? तहसीला हो जाएगा। वत्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? कौशाम्बी हो जाएगा। और मल का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुशीनाड़ा। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पड़ोसनी, जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 10 राजाओं का युद्ध पड़ोसनी नदी, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, के तट पर लड़ा गया, जिनमें भरत जन के राजा जो थे सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन थे कौन सा? तो अनु, ध्रुवयु, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रावी नदी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, याद रखना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 68 बीपीएससी प्री जो कि 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तहसीला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो है दोस्तों गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था।
दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो दूसरी शताब्दी के यहाँ पर बात बोल रहा है दोस्तों, दूसरी शताब्दी की यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो दूसरी शताब्दी में आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी शताब्दी में सुदर्शन झील का जो कि एक कृत्रिम जलाशय था दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार यानी मरम्मत किसने करवाया था? तो यह कराया गया था दोस्तों शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो रुद्रदामन ये कार्यकाल दिया गया है का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी 68 बीपीएससी में पूछा गया, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह है दोस्तों गुप्त कला के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वाल किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी जो है दोस्तों गुप्तकालीन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सभी को मालूम होगा कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है दोस्तों वह क्या है? देवता सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में किसकी चर्चा है दोस्तों? तो पुरुष सूक्त, याद रखना है, पुरुष सूक्त की चर्चा इसमें किया गया है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। तो ऋग्वेद के 10वां जो मंडल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। 9वें मंडल में के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय है जिसे मुंजबत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और 10वें मंडल में ही जो है दोस्तों पुरुष सूक्त शब्द का जिक्र किया गया। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, यह किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो यह ऋग्वेद से लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। यह मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है दोस्तों वैशेषिक दर्शन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कन्नाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम या कुंडलपुर में जो कि वैशाली के निकट स्थित है दोस्तों, कब हुआ था? कई किताब में 540 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, लेकिन आप अपडेट कर लीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 540 ईसा पूर्व दिया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जो जन्म है दोस्तों 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों याद रखेंगे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुआ था दोस्तों? तो पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना क्या किया था दोस्तों? तो अपना शरीर त्याग किया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वह था जमाली, जो कि उनके दामाद ही थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भगवान महावीर का जो जन्म है क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा था, याद रखेंगे। माता को बोल रहा हूँ दोस्तों। उनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना है, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उनसे
प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 जो पूर्व है दोस्तों, वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो 14 जो पूर्व है दोस्तों, वह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजाओं के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के शीर्ष में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना यह महायान शाखा में प्रारंभ हो गया था। हीनयान में ऐसी जो थी दोस्तों मान्यता नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगे। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखना है दोस्तों, यह दिया था सारनाथ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उड़ुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में जिसे हम लोग सारनाथ के भी नाम से जानते हैं, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश जो है दोस्तों दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका जो हुआ था महापरिनिर्वाण हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मधव खाने को दिया। इससे रक्ता तीसरार हो गया, यानी पेट में काफ़ी उनको, उदर में उनको पीड़ा उत्पन्न हुई दोस्तों, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कैसा, जो कि मल गणराज की राजधानी थी दोस्तों, पहुँचे। यहीं जो है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? विनय पिटक, संघ संबंधी नियम इसमें दिए गए तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का इसमें संग्रह है दोस्तों विनय पिटक में। याद रखना है, पूछ सकता है सवाल। सूत पिटक में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में है? तो सूत पिटक में। अभिधम पिटक में क्या है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत यानी बौद्ध धर्म के इसमें सिद्धांत दिए गए हैं अभिधम पिटक में। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान जिसे हम लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं, सच्ची आस्था जिसे हम लोग सम्यक दर्शन कहते हैं, सटीक क्रिया जिसे हम लोग सम्यक चरित्र भी कहते हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, आत्मदमन जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्माण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे।
इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को जो है दोस्तों आवश्यक बताया। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की जो है दोस्तों यह पंचम और षष्ठम दोनों पीढ़ी का है। राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। यह वृक्ष जो है दोस्तों पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष जो है दोस्तों क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया है दोस्तों, मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है बाबर की गुफाओं का बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो याद रखना है दोस्तों, आजीविकों के लिए बनाया गया था अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ आदि नामक गुफा क्या है दोस्तों, प्रमुख है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे दोस्तों वह थे मखिल गोसाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका तो मखिल गोसाल जो थे दोस्तों प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। उनका मत नियतिवाद कहा जाता है, याद रखना है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर जो है दोस्तों शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए था दोस्तों वो क्या होना चाहिए था, अजातशत्रु होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वह था दोस्तों उदयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था किसने दोस्तों? तो यह बसाया था उदयन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और दूसरे तरफ क्या दिया हो? तो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। ठीक है, तो आहार है, कैथा है, स्वाल्दा है और मालवा है। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि आहार जो है दोस्तों, आहार जो स्थल है वह बनास नदी के तट पर स्थित है। कैथा जो है दोस्तों वह काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। स्वाल्दा जो है दोस्तों वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मालवा जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वे थे स्थूल भद्र। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था? सेमी क्वेश्चन है, राइट सेमी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, याद रखना है दोस्तों, नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी हस्तांतरित की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों लिच्छवी के द्वारा।
तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी जो है दोस्तों वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। लिच्छवी क्या थे? तो वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी दोस्तों वह राजगिरी, जिसे हम लोग गिरिब्रज के भी नाम से जानते हैं। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ का जो पुत्र था दोस्तों वह कौन था? जरासंध था। तो याद रखना है बृहद्रथ वंश पर का पहला राजा कौन था? तो वह था दोस्तों बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, जिसने राजगिरी या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो वह था दोस्तों बिंबिसार। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु कब होती है? तो 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। इसके पश्चात कौन हुए? तो अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ पर स्थानांतरित किया दोस्तों? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक जो था दोस्तों वह मगध शासक बिंबिसार का क्या था? चिकित्सक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो उनके वंश का नाम है दोस्तों हर्यक वंश। तो मगध का शासक अजातशत्रु, इसका कार्यकाल भी याद रखना है, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र इसका जो पुत्र था दोस्तों उदयन, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। याद रखना दोस्तों यह जो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन है उनसे यह भिन्न है। यह हर्यक वंश का शासक है दोस्तों और वो कौशाम्बी का शासक था। नेक्स्ट है सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णन किया है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है दोस्तों। सेंड्रोकोट्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था दोस्तों। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था दोस्तों का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली थी दोस्तों। याद रखना है। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों यानी दीप वंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मौस्की जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो यह है दोस्तों कार्तिकेय की। तो कुमार संभवम में किसका उल्लेख है? तो कार्तिकेय का उल्लेख है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र क्या नाम है उनका दोस्तों? कार्तिकेय, और इनको स्कंद के भी नाम से जाना जाता है, के जन्म की कहानी है जो तारकासुर नामक रक्षण के वध हेतु जन्म लेता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। काफी बार ये सवाल पूछ चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी शासक कौन कौन थे? विदेशी लेखक कौन थे? निर्याकस थे। और कौन थे? आने सिक्रेटस थे, अरिस्टोबुलस थे तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष विषय में सूचना देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक जो है दोस्तों इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक है और दूसरे तरफ लेखक दिया गया है। बृहद संहिता है, फिर मूसिका मंद, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कलहन। विक्रमांग देवचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो विल्हन के द्वारा। तो सी का पहला हो गया और डी का 2 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है। और ए का बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे दोस्तों बृहद संहिता जो है वड़ा मिहिर के द्वारा लिखा गया और
मूसिका मसा किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है अतुला के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक कौन था दोस्तों? तो इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, याद रखेंगे, तथा प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। मेगास्थनीज दूत था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था दोस्तों? दूत था। तो याद रखना है दोस्तों कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व कौन थे दोस्तों? वह था अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। कौन दोस्तों? तो मेगास्थनीज। तो ये सवाल याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वह कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन कट चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जूनागढ़ अभिलेख। याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जिसमें किसका उल्लेख है? तो रुद्रदामन का उल्लेख है। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, याद रखना है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने में बनाया था? तो जो कैलाशनाथ जो मंदिर है दोस्तों वह तमिलनाडु में स्थित है और इसे पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, वहां पर है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कौटिल जो है दोस्तों उनके द्वारा पुस्तकें जो लिखी गई है वह है अर्थशास्त्र। पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया? तो अष्टाध्यायी। कालिदास के द्वारा कुमार संभव और कामंदन के द्वारा क्या लिखा गया? तो नीतिसार। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों? तो याद रखना है वह था सी, यानी खारवेल शासक का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। याद रखना है दोस्तों, इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, तो यह है दोस्तों किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इसमें से किसी भी वंश से नहीं। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से बोला गया दोस्तों? तो इसमें क्या दिया गया है? कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक जो था दोस्तों वह था महावेग वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम
मेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था दोस्तों वह कौन था? खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा। इसका राइट आंसर ई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत लगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेदी वंश। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? तो वह था दोस्तों स्कंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में कब हुआ था? तो 455 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तथा स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता कौन था? तो खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने क्या कर लिया था दोस्तों? तो कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो अपरहत जो है दोस्तों बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की जाए को अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है दोस्तों। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसने भारत की यात्रा की थी दोस्तों 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वह कौन था दोस्तों? तो वेनसांग था। कई बार यह सवाल पूछ चुका है। तो हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग की भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे हम लोग CUK के नाम से जानते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी जो है दोस्तों कलहन की पुस्तक का नाम है, जिसमें किसके इतिहास का उल्लेख है? तो कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। याद रखना है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों बिहार राज्य में स्थित। उदंतपुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था दोस्तों नान्यदेव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वह नान्यदेव था। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमड़ाओ गढ़ को बनाया था। तो ये भी सवाल आपको ध्यान में रखना है। कर्नाट वंश का जो शासनकाल है दोस्तों वह मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मिथिला का जो स्वर्ण युग माना जाता है वह किस वंश के शासनकाल के दौरान माना जाता है? तो वह था दोस्तों कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वह कौन था? तो वह था हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। याद रखना। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा सर्वप्रथम उद्धृत हुई थी दोस्तों धर्मशास्त्र के समय। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा कौन? अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। कौन कौन सा? तो नीड़वसित और अनीड़वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी छुआछूत माने जाते थे।
नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, याद रखना है। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना दोस्तों। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का जो शासक था वो था अजात शत्रु। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य शावक मित्र थे, जिसको सर्वाक कामिनी भी कहा जाता है दोस्तों। और ये सभी के सभी सवाल जो हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट, सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों वह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में। और तीसरा हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के समय। चौथा हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय कश्मीर में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में आयोजित किया गया था दोस्तों 483 ईस्वी में, याद रखेंगे, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में दिया गया, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका दोस्तों लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। निधन कहाँ पर हुआ था? मृत्यु तो कुशीनगर में। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का क्या यानी 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ही होगा। 3 का हो जाएगा 1 और 4 का कितना हो जाएगा? तो 4। तो 3 2 1 4। 3 2 1 4 किस में है दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम, जिसे सारनाथ भी कहा जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां क्या हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है दोस्तों 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है, याद रखना है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर में शामिल हुआ। तो ये भी पॉइंट्स जो है दोस्तों बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया था अपना प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम, जिसे मृगदाव या सारनाथ भी कहा जाता है, में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई दोस्तों। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी दोस्तों वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 गणराज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी दोस्तों। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है दोस्तों वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में
दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पहला है अंग, दूसरा है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और गंधार एवं कंबोज। इन महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो है दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है दोस्तों जनौ सब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ जो है दोस्तों भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो याद रखना है यह कब बनाया गया था। तो गुप्त शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसा अवशेष जो है दोस्तों 12 गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को क्या दिया था दोस्तों, इस विहार को दान दिया था। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो यह था दोस्तों बौद्ध दर्शन के लिए, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस था। तो यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री जो था दोस्तों वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो यह लागू की गई थी दोस्तों सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था को राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण दिया गया महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोनों सही है परंतु आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का जो है दोस्तों महत्व घटने लगा था। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखना है दोस्तों। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी बहुत सी थी दोस्तों। पहली राजधानी गिरिब्रज था दोस्तों, उसके बाद वैशाली था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो पाटलिपुत्र हुआ। तो याद रखना है दिए गए 2 विकल्प सही हो सकते। कौन सी थी, वैशाली नहीं था, सॉरी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। तो दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी सही। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में उदय ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा कौन था, तो जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था दोस्तों। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो था कौन सा, तो वह राजगीर था, जिसे गिरिब्रज भी हम लोग कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो किया था दोस्तों मौर्य वंश ने। तो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके किया गया था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। कौन था वो 9 राजा,
कौन थे वे 9 राजा? तो वे थे दोस्तों उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म भी कहा गया है, पुंडुक, पुंडगति और भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी पासनाक, 10 सिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था दोस्तों, याद रखना है। नंदवंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही इसका होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है विशाखदत्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत जो है दोस्तों मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज्य का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन सा है? तो देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है दोस्तों अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधित, जिसे अप्राय का भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वह था दोस्तों धनानंद। तो महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों में क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया है। जेनोफोन उसे बहु धनाढ़ व्यक्ति बताता है दोस्तों। भद्रसाल उसका क्या था दोस्तों? तो सेनापति था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो यह बना है दोस्तों लकड़ी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हड़ार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हड़ार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों शिवाजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें जो है दोस्तों पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख को जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषार ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था दोस्तों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सतियपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को अत्यंत प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों पाटलिपुत्रा में। तो सिंहली अनुश्रुतियों कौन कौन सा है? दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो इसमें प्रयुक्त भाषा है दोस्तों प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थलों से प्राप्त किए गए। ये स्थान कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। तो है दोस्तों शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, अरगुड्डी तथा सोपाड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिए गए हैं या लिखे गए, यहाँ लिए गए नहीं होगा, लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि जो है दोस्तों वह ब्राह्मी ना होकर क्या है? खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। एक भग्न अभिलेख सुरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषिक यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है दोस्तों खरोष्टी लिपि। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। तो इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर होंगे इसलिए। तो अशोक का जो धम्म था एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपा सिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। अर्थात काम कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है दोस्तों। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों भाब्र स्तंभ। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भाब्र स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदसी लाजा मागधनम संघनम अभिवा देतुनम आहा अपाबा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है दोस्तों अशोक। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदसी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब? 1837 ईस्वी में। तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में, याद रखना है दोस्तों किस अभिलेख को पढ़ा था, ये सवाल बन सकता है। तो दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें प्रकाश डाला गया है दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह आधारित है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि राजनीति शास्त्र पर आधारित यह ग्रंथ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें साप्तांग जो सिद्धांत है, ठीक है,
जिसमें सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सा शामिल, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कुश, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें सभी तरह का हो जाएगा, यानी एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसमें यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय और विदेश नीति सबका उल्लेख किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो एकाम्बेश्वर का जो मंदिर है दोस्तों, एकाम्बेश्वरार मंदिर जो है दोस्तों वह कांचीपुरम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एकाम्बेश्वरार मंदिर जो है दोस्तों कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधि महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है, तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मध्यपाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृत शिकार, पशु पक्षी युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है, तो 7 श्रेणियों में बांटा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला कौन सा है, दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक और सातवां है दोस्तों सभासद। तो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। यह बताया गया था दोस्तों कौन, किसके द्वारा, तो मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो यह किया गया दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। आमुक्त माल्या जो है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, याद रखेंगे। संस्कृत भाषा में इन्होंने तेलुगु भाषा में इनकी रचना करते हैं कौन, कृष्णदेव राय, जिसका नाम है दोस्तों आमुक्त माल्याद। तो मत विलास प्रहसन किनके द्वारा किया गया, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय के द्वारा, समरांगन सूत्रधार राजा भोज के द्वारा जो कि परमार वंश के शासक थे। मानव सोल्लास की रचना सोमेश्वर तृतीय के द्वारा किया गया दोस्तों, तो याद रखना है। पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके लेखक है, इसके किसने लिखा है, तो इसका जो लेखक है दोस्तों वह कोई अज्ञात व्यक्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेडिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दोस्तों इंडिका। पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। यह नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, एस्टिनोमाई कहता था। तो याद रखना है कि मेगास्थनीज नगर के पदाधिकारी को क्या करता था, क्या कहा करता था, तो एस्टिनोमोई कहा करता था। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्रा की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। इनमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों विम कटफिशर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विम कटफिशर। तो कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम
कट फिशर्स को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली निम्न समय फली फूली, तो यह फली फूली थी दोस्तों कुषाणों के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक था गांधार शैली, दूसरा था मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला जो था दोस्तों यूनानी कला था और मथुरा कला जो था दोस्तों पूर्ण रूप से देसी कला था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, तो वह था दोस्तों कनिष्क। कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जो थे दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है प्रगोत कहाँ का राजा था, तो जो था प्रगोत जो था दोस्तों वह अवंती का राजा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्र प्रगोत था। उसकी पुत्री वाराणबक्का से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में किया गया। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, याद रखेंगे, जिसके दो भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी जो राजधानी थी दोस्तों वह उज्जैनी थी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो महिष्मती थी। हुन राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो हुन जो राजा है किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो वह हुआ था दोस्तों प्रकाश वर्मन के द्वारा, जो कि कौन थे दोस्तों, तो औलिकर राजा थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हुन राजा तोड़मान औलिकर राजा प्रकाश वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुन आक्रमण का नेता कौन था, तोड़मान था, याद रखना है। मध्य भारत के एड़न नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोड़मान की दो मोहरें मिली हैं। तोड़मान ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था, तो यह कराया गया था दोस्तों राजराज प्रथम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में, याद रखेंगे। इसी तरह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1003 में, बनकर कब तैयार हुआ था, तो 1010 ईस्वी में के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था और यह द्रविड़ शैली का उत्तम नमूना है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण देखने को मिलता है, तो विधवा दहन का उदाहरण जो है दोस्तों यानी सती प्रथा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है दोस्तों वह भानुगुप्त का एड़न जो स्तंभ लेख है दोस्तों उसमें हमको देखने को मिलता है पहली बार। तो भानुगुप्त का एड़न अभिलेख जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो भानुगुप्त के एड़न अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख जो है दोस्तों 510 ईस्वी का है। एड़न जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेटवा नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो वह था दोस्तों कण्व वंश ने। तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव की षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंग वंश के समान यह भी क्या था दोस्तों ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो यह जुड़ा है दोस्तों हाथी गुफा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, याद रखना है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की थी, तो वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा सी।
ये 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया। तो चंद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह है दोस्तों गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेंसा के आगमन तक गांव बन गया, याद रखना है। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोह, गौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था दोस्तों वह कौन था? भरोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार में भी क्या होता था दोस्तों? व्यापार होता था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन कौन सा? तो एक से अधिक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह था दोस्तों गुप्त वंश ने। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखकों में जिन भूमियों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग लिया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो साष्टांग यानी 1/6 होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है? तो भाग कहा गया है, याद रखेंगे। भूमि कर को क्या कहा जाता है? भाग कहा गया है गुप्त काल में, अथवा उड़क कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह थी दोस्तों गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने उसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह बताया था दोस्तों आर्यभट्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। तो सुश्रुत जो थे दोस्तों शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल जो है दोस्तों 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। सोमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका उत्तर ए माना। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 275 AD श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष के बाद का। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की दोस्तों पुष्यभूति ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह किया था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया। इस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, याद रखना। लगभग
1.5 वर्षों तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। नेक्स्ट है वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सूती वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था दोस्तों वह था मथुरा। तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थात से ज्ञात होता है कि उसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं वाणिज्यिक व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था, तो यह था दोस्तों पाटलिपुत्र का। तो बाणभट्ट जो था दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे पाटलिपुत्रा क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो कब किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री जो इतिसंग था दोस्तों वो कब आया था? याद रखेंगे 671 या 672 ईस्वी में आया था, जब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगी के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 694 ईस्वी तक लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि जो थी दोस्तों महेंद्रादित्य थी। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था, तो मुसलमान था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण। तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो धर्मपाल पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से था दोस्तों प्राचीन समय में बिहार के राजाओं का संपर्क। तो पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया। तो याद रखना। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था बालपुत्र देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदड़िया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन सा था दोस्तों? तो वह था धर्मपाल। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो धर्मपाल का विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। याद रखना है। यह तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो वह है दोस्तों कदम। संगम साहित्य में चेड़ का उल्लेख है, चोल का उल्लेख है, पांड्य राज का उल्लेख है, कदम का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेड़, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उड़ैयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह था दोस्तों कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उड़ैयूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उड़ैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उड़ैयूर कपास तथा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुक्ता चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राज पर टीका लिखी है दोस्तों। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासों के लेखक। तो चौहान शासक जो हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौड़ा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो भास है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है कौन सा? तो प्रतिज्ञा, गंधरायन, स्वप्नवास वदता, उड़ुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूध घटोचक, कर्ण भाड़ा, मध्य मव्या योग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक एवं चारुदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो कालिदास की रचना है दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था दोस्तों भारवी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कीर्तार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। यह इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, याद रखेंगे। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो वह है दोस्तों मिलिंद पन्हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, जो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना है दोस्तों, चोल जो काल था वो ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता था? तो बृहद द्वार को क्या कहा जाता था दोस्तों? गोपुरम कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु क्या था दोस्तों? तो गोपुरम था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध बिहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा गदगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु जो था दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा बी। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त
प्राप्ति का प्रयास किया, वो कौन थे? तो वह थे दोस्तों आलाड़ कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलाड़ कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे शिक्षा ली। आलाड़ कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलाड़ कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए प्रख्यात थे। अतः आलाड़ कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था, याद रखेंगे। परिस्था के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराय था, किंतु वास्तविक शक्ति जो था दोस्तों उसके मंत्री राम राय के हाथों में था। राम राय एक योग सेनापति था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय का क्या कर दिया था दोस्तों? वध कर दिया था। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद-ए इलाही, जिसे हम लोग दीन-ए इलाही के भी नाम से जानते हैं, स्थापना किया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन-ए इलाही जो है दोस्तों वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इसका प्रधान पुरोहित अबू फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। राइट आंसर हो जाएगा डी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित तथा न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इसका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा जो था दोस्तों राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य तथा मजूमदार क्या था? वित्त और राजस्व मंत्री। वाक्यान्वित क्या था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुडोन्विज क्या था? तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत तथा दरवीर कौन था? तो विदेश मंत्री था। सेनापति या सड़े नौबत कौन था? तो सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव कौन था? तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। न्यायाधीश कौन था दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था दोस्तों। तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। यह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था। तो वह कौन था दोस्तों? तो जुम्बिक ग्राम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समय पर ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः फलता वे क्या कहलाए? तो कैवलिन कहलाए। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है, यह भी याद रखना है। दिग् निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महादेवी कोलीय गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? पढ़ चुके हैं। कलहन की पुस्तक का नाम है रास्तरंगिणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कलहन ने रास्तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राजगीर में किया गया था, याद रखेंगे, डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो यह संगीति मुगल सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर में आहूत की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगीर में यह संगीति सप्तपर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, विप्ल पर्वत या गृद्धकूट में की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र राजनीति के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें साप्ताहिक सिद्धांत, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है चंद्रबरदाई ने। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौड़ा भी कहा जाता है, के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी, तो किसने किया था दोस्तों? तो सातवाहनों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। ज्ञातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत या आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो यह किया था रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यह मत है कि अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण यह मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ था दोस्तों? पतन हुआ था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्धि का लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों हरिसेन। तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्धि का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रसिद्धि कहा जाता है। इस प्रसिद्धि में समुद्रगुप्त ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित है: संधि विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक। नेक्स्ट है, बड़ा बुद्धुड़ विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो यह है दोस्तों भारत जावा कला का। तो बोरो बुद्धुड़ स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो यह बैठा था दोस्तों 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार का जन्म 558 से 559 ईस्वी के पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 से पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हड़यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों खारवेल के द्वारा। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो चेदी वंश के साथ साथ खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।